नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उन्नाव रेप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्नाव केस से जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजे का आदेश दिया है। 45 दिन में सभी केस की सुनवाई पूरी की जाए। परिवार चाहे तो पीड़ित को एम्स दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए। रेप पीड़ित के सड़क हादसे की जांच 7 दिन में पूरी हो। कोर्ट ने 2 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने के साथ पीड़ित को सुरक्षा देने की बात कही है। पीड़ित अब भी वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। आज सीबीआई की टीम लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पीड़ित से मिलने पहुंची और हालात की जानकारी ली। वहीं बीजेपी ने इस मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। गलत बयान को ही हम बर्दाश्त नहीं करते हैं तो गलत काम करने वाले या क्राइम करने वाले, अपराध के मामले में रहने वाले लोगों का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आरोपी विधायक सेंगर को सिर्फ दबाव की वजह से पार्टी से बाहर किया है। भारतीय जनता पार्टी अपना लाड़ प्यार अपने विधायक से हटाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट अब हर रोज इस मामले में सुनवाई करेगा जिससे पीड़ित को इंसाफ मिल सके। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने पर पाकिस्तान ने 2 शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के दौरान एक पाकिस्तानी अफसर मौजूद रहेगा और जिस जगह पर ये मुलाकात होगी वहाँ सीसीटीवी लगा होगा। इससे पहले भारत ने कहा था कि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस पर पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज कहा कि कुलभूषण पर पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव दिया है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही पाकिस्तान को कोई जवाब दिया जाएगा। उनका प्रपोजल आया है और हमें उनका प्रपोजल में क्या है उसको इवैल्यूएट करने के बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट है उसके मद्देनजर रखते हुए हमें उनको रिप्लाई करना है। 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था, जिसके 15 दिन बाद आज पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि आर्टिकल 370 और 35A पर ऐसा कोई फैसला न हो जिससे जम्मू कश्मीर में माहौल खराब हो। उमर ने ये भी कहा कि साल के अंत तक राज्य में चुनाव हो जाना चाहिए। हमने वजीर आजम साहब से इतना ही कहा कि कोई ऐसा कदम सियासी तौर या कानूनी तौर नहीं लिया जाए जिससे कि वहाँ के माहौल में खराबी हो। हमने उनसे इतनी ही गुजारिश की कि वहाँ का माहौल जो है साजगार रहे, बेहतर रहे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से जारी सीज फायर के उल्लंघन का करारा जवाब दिया जा रहा है। वो जितनी परेशानी हमें दे रहे हैं हम उससे 3 गुना उनको दे रहे हैं और मेरा ख्याल है वो 1-2 दिन में बंद कर दो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम के काजीपुरा इलाके से सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी शौकत अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। पुलिस ने शौकत के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से हथियार मिले हैं। कांठपुरा सोगम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और खाने पीने का सामान बरामद किया। अयोध्या विवाद मामले में गठित मध्यस्थता समिति ने आज सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल की अंतिम रिपोर्ट देखेगा, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि रोजाना सुनवाई हो या नहीं, या फिर मध्यस्थता की जगह खुली कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता कमेटी बनाकर इस विवाद को बातचीत के जरिए आपसी सहमति से ही सुलझाने की पहल की थी। राज्यसभा में आज नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया। इस बिल के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस बिल से चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिल के पास होने के बाद जी न्यूज से कहा कि अधिकतर डॉक्टर इस बिल की उपयोगिता समझ चुके हैं। आपको पहले तो मैं बता दूं कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स देश के नेशनल मेडिकल कमीशन को अप्रिशिएट करके इसका समर्थन कर रहे हैं।
इस बिल के विरोध में आज डॉक्टरों ने कई अस्पतालों में प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एम्स, राम मनोहर लोहिया समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को आज पुलिस ने दूसरी बार हिरासत में लिया। अब्दुल्ला को आज धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कोई कानून व्यवस्था इस पूरे प्रदेश में बाकी नहीं बची है। पुलिस प्रशासन सिर्फ सरकार का एजेंडा लागू कराने पर लगे हुए हैं। शिक्षा के मंदिरों को बंद कर देना चाहती है सरकार, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज रामपुर जा रहे समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रामपुर की सीमा पर मुरादाबाद में पुलिस ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और सांसद ST हसन समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। सभी नेताओं को बाद में छोड़ दिया गया। इस बीच आजम खान पर एक और केस दर्ज हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में आजम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। इससे पहले आजम खान के खिलाफ अब तक 26 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान समिट 2019 के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर आसियान, मेकोंग गंगा सहयोग और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के क्षेत्रीय मंचों की अहम मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस दौरान जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री वेस्टर्न पीटर्स और थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई से भी मुलाकात की। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। दिल्ली में अब 200 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री होगा, लेकिन 201 यूनिट होने पर बिल देना होगा। 201 से 400 यूनिट तक आधी सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के इस कदम को चुनाव की वजह से उठाया गया कदम बताया है। देखिए, एक तो ये अरविंद केजरीवाल का फैसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लगातार लड़ाई का परिणाम है। जब से इन्होंने फिक्स चार्ज बढ़ाया तब से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का फैसला आज से ही लागू हो गया है। बिजली में छूट और सब्सिडी से दिल्ली सरकार पर करीब 1800 करोड़ का खर्च आएगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने फिक्स चार्ज भी घटाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की पुरानी और जर्जर इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में 23 बेदर जर्जर हो चुकी इमारतों को भी तुरंत गिराने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद खतरनाक श्रेणी में आने वाले 499 सरकारी और निजी इमारतों को 1 हफ्ते के नोटिस के बाद खाली करने या गिराने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही मुंबई के डोंगरी में कैसरबाई बिल्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। वडोदरा में बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में आई बाढ़ के बाद कॉलोनी में मगरमच्छ नजर आए। NDRF ने वडोदरा में बाढ़ से फंसे लोगों को रेस्क्यू कर 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वडोदरा में अगले 5 दिन भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। रिवर की बैंक और उस पर बसने वाले सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि वो अभी शिफ्ट हो जाए। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया। यहाँ पर पानी में स्लिप हुआ एक युवक सड़क पर पानी के बहाव के साथ ही बह गया। ईडी ने जहूर अहमद शाह वटाली की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई टेरर फंडिंग केस में की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद देश में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध करा रहा था। टेरर फंडिंग केस में ईडी ने अब तक करीब 8 करोड़ 94 लाख की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ 19 लाख और गुरुवार को 1 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। डीएनए में आज हम सबसे पहले सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले वायु प्रदूषण का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं सांस जिंदगी के लिए सबसे अहम है। इसे जीवन की डोर कहा जाता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है, यह मान लिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो सांस आप ले रहे हैं
वही आपकी जिंदगी को खत्म कर रही है तो आप शायद चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच है। आप हर एक सांस के साथ मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपका पूरा शरीर प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुका है। इसलिए इस तरह के जो मास्क हैं अब लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये जो मास्क आज मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आया हूं, अब कुछ दिनों के बाद आपको ये सुबह से शाम तक अपने चेहरे पर लगाकर रखने पड़ेंगे अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। लेकिन ये मास्क भी आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपको पोल्यूशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका गला, आपके फेफड़े, आपका दिल, किडनी, लिवर, यहां तक कि आपकी त्वचा, सब कुछ पोल्यूशन की भेंट धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बताकर आज हम आपको इस समय डरा क्यों रहे हैं। हम आपको आज डरा नहीं रहे बल्कि सख्त चेतावनी दे रहे हैं, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जानलेवा प्रदूषण के बारे में कोई बात नहीं करता। संसद में इस पर बहस नहीं होती। कोई बुद्धिजीवी, कोई सेलिब्रिटी इसे लेकर ओपन लेटर नहीं लिखता। टेलीविजन स्टूडियोज में इस बारे में डिबेट नहीं होते। ये मुद्दा गायब है मीडिया से भी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर देश का सिस्टम, सरकारें और आम लोग इस विश्लेषण को ध्यान से देखेंगे तो सबको मिलकर ये हालात बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में एक 28 साल की लड़की लंग कैंसर का शिकार हुई है। जब वो ये लड़की डॉक्टर के पास गई तो उसे पता लगा कि वो सिगरेट नहीं पीती, उसके परिवार में कोई धूम्रपान नहीं करता। इसके बावजूद इस लड़की को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई है, और वो भी लंग कैंसर। लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि ये लंग कैंसर वायु प्रदूषण की वजह से हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक हर महीने फेफड़ों के कैंसर के 2 या 3 ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं जिनमें मरीज सिगरेट नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, फिर भी लंग कैंसर हुआ है। ये बहुत डराने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर आप धूम्रपान नहीं करते, तंबाकू नहीं चबाते और अपनी सेहत का पूरी तरह ध्यान रखते हैं, तो भी अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको कैंसर नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे साबित करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रदूषण पर निगाह रखने वाली एक संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक अगर हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा सिर्फ 22 भी है, जो कि बहुत कम मानी जाती है, तो ऐसी हवा में सांस लेना भी 1 सिगरेट पीने के बराबर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक आज दिल्ली की हवा में PM 2.5 कणों की औसत मात्रा 60 है, और दिल्ली के नजरिए से अगर देखा जाए तो आज हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। इसलिए सरकार को बधाई देने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रदूषण कम हुआ है दिल्ली में, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, प्रकृति का हाथ है। बारिश हो रही है इसलिए प्रदूषण कम है। लेकिन बर्कले अर्थ के मुताबिक ये भी, यानी जो आज का जो प्रदूषण है, इतने प्रदूषण में भी अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये भी 3 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी दिल्ली में हर वक्त हर व्यक्ति ना चाहकर भी धूम्रपान कर रहा है। भयंकर प्रदूषण वाले दिनों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच जाता है, कई बार 400 के ऊपर भी पहुंच जाता है। ऐसी हवा में सांस लेना हर रोज 18 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। और ये सिगरेट सिर्फ आप नहीं पी रहे हैं, आपके बच्चे भी पी रहे हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हों। यानी दिल्ली में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही, जन्म लेते ही प्रतिदिन 15 से 20 सिगरेट पीना शुरू कर देता है। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि देश के तमाम शहरों का है। इसलिए आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, आपका भी यही हाल होगा। इसीलिए आप इसे भारत का धूम्रपान काल भी कह सकते हैं, जहां हर व्यक्ति कम से कम 1 पैकेट सिगरेट हर रोज पीने पर मजबूर है। सिगरेट के पैकेट्स पर तो यह वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि इसे पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारे शहरों की हवा को लेकर ऐसी कोई वैधानिक चेतावनी किसी को भी नहीं दी जाती। जबकि हम DNA में यह साबित कर चुके हैं कि शहरों की हवा में सांस लेने और सिगरेट पीने में अब कोई फर्क नहीं बचा। हमें लगता है कि अब शहरों में प्रदूषण से जुड़ी चेतावनी वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाने का समय आ गया है। दिल्ली में जब भी कोई हवाई जहाज उतरने वाला हो, लैंड करने वाला हो,
अब उससे पहले इससे जुड़ी अनाउंसमेंट होनी चाहिए प्लेन के अंदर ही, और इस अनाउंसमेंट में ये बताया जाना चाहिए कि आज दिल्ली का प्रदूषण कितने सिगरेट पीने के बराबर है। और अब आपको दिल्ली की हवा में प्रवेश करने से पहले सावधान हो जाना चाहिए या अपनी जेब से इस तरह के पोल्यूशन जो मास्क हैं इन्हें निकाल लेना चाहिए। दिल्ली में डॉक्टरों ने 2012 से 2018 के बीच लंग कैंसर के मरीजों पर एक स्टडी की। इस स्टडी के मुताबिक 50% मरीज नॉन स्मोकर यानी सिगरेट ना पीने वाले लोग थे। इनमें 40% महिलाएं थीं जो सिगरेट कभी नहीं पीती थी, जबकि 8% मरीज 30 साल से भी कम उम्र के थे। 10 साल पहले तक इन डॉक्टर्स के पास ऐसा एक भी मरीज नहीं पहुंचा था जो 30 साल से कम उम्र का हो और उसे लंग कैंसर हो गया हो। ऐसी एक स्टडी वर्ष 1988 से 1999 के बीच भी की गई। इस दौरान यह पाया गया कि लंग कैंसर के 90% मरीज ऐसे थे जिन्हें सिगरेट पीने की लत थी, यानी 90% मरीज ऐसे थे जो सिगरेट पिया करते थे, धूम्रपान करते थे या तंबाकू चबाते थे। इन मरीजों में से ज्यादातर की उम्र 50 से 60 साल के बीच थी। जाहिर है पिछले 10 वर्षों में स्थिति बहुत बदल चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। हवा में फैला प्रदूषण आपको लंग कैंसर अब कभी भी दे सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी कम हो। जहरीली सब्जियां आपका लिवर फेल कर सकती हैं। प्रदूषित पानी आपकी किडनी को बेकार कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे शहरों का निर्माण अब हो रहा है जहां जिंदगी से सस्ती मौत है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के नेता इन मुद्दों की चर्चा संसद में आज भी नहीं करते। न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर प्रदूषण कभी बहस का विषय बनता ही नहीं। लोग मरते रहते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। हमें लगता है कि प्रदूषण की इस आग में सिगरेट की तरह जल रहे शहरों को बचाने का समय अब आ चुका है, और अगर ऐसा नहीं किया गया, इसमें देर की गई, तो ये प्रदूषण हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए बीमार कर देगा। सिगरेट और कैंसर की बहुत पुरानी दोस्ती है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब हमारे आसपास की हवा भी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वो कैंसर का शिकार बना सकती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया। लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अरविंद कुमार उस वक्त हैरान रह गए जब उनकी जांच में एक 28 साल की लड़की को फेफड़ों के कैंसर यानी लंग कैंसर की बात सामने आई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लड़की सिगरेट नहीं पीती थी। जब इसमें एयर में इतनी सारी चीजें हैं, वही चीजें जो हम सिगरेट स्मोक में उसको एज लंग कैंसर कॉजिंग एक्सेप्ट कर चुके हैं, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, तो यही चीजें जब इस एयर में हैं और इस पेशेंट ने ये वाला धुआं तो कभी लिया नहीं, ये वाला धुआं मतलब एम्पल अमाउंट में लिया है, तो अगर मैं ये डिड्यूस करूं कि 28 साल की नॉन स्मोकिंग महिला को लंग कैंसर होने में इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई इसमें गलती की है। पिछले 3-4 साल में हर महीने 2 का एवरेज पेशेंट्स में 30s में लंग कैंसर रेगुलरली देख रहा हूं, ज्यादातर नॉन स्मोकर। लड़की तो क्या, उनके पूरे परिवार में कोई धूम्रपान नहीं करता। इसके पीछे वजह है घर के आसपास फैक्ट्रियों की भरमार, शहर की हवा में घुले हुए प्रदूषण के जहरीले कण और प्रदूषण से लड़ने में नाकाम सरकारें। इसका सॉल्यूशन धू और धू, जो 2 कारण हैं प्रदूषण के, उनको कम करना है। पहला धू है धुआं, चाहे वो व्हीकल से आए, चाहे वो इंडस्ट्री से आए, चाहे वो गार्बेज बर्निंग से आए, या घर में अगरबत्ती या कोई भी चीज जलाने से, कहीं से भी अगर धुआं आ रहा है तो वो धुआं कहीं ना कहीं आपको कैंसर कॉजिंग एजेंट्स देगा। उसी तरह से धूल, जो दूसरा कारण है पोल्यूशन का, इसी धू में इसका सॉल्यूशन भी निहित है कि अगर देश के 130 करोड़ लोग
ये ध्यान देकर कि यस ये समस्या है, ये समस्या हमारी प्रेजेंट जनरेशन को और उससे ज़्यादा जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि हमारे बच्चे जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, उसको बैडली इफेक्ट कर रही है। और हमें इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ट्रीट करके तुरंत इसके बारे में कुछ करना है। और उसका उपाय बड़ा सिंपल है कि कहीं भी आपको धूल दिखे और कहीं भी धुआं दिखे, उसको अगर आप थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो वो माय सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन होगा। गैस चैम्बर बनती जा रही दिल्ली तो सिर्फ एक उदाहरण है। देश के तमाम बड़े शहर जितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से प्रदूषण का पंजा भी लोगों का दम घोंट रहा है। शहरों में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन होती है, गले में खराश, सीने में दर्द और तमाम तरह की परेशानियां। लेकिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है जैसे सांस के साथ प्रदूषण भी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। बड़े लोग हैं 80 साल से उम्र के ज़्यादा के और 5 साल से नीचे के छोटे बच्चे हैं, वहाँ इनके लंग्स इफेक्टेड हैं। वो छोटे बच्चों का हम इलाज नहीं करवाते जब तक दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर अस्थमैटिक। 100 मीटर बच्चे भागते हैं, सांस चढ़ जाते हैं। जब मैं सांस लेती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है और मैं अच्छी तरह से ले भी नहीं पाती हूँ। तो और जिससे मैं सांस नहीं ले पाती हूँ उससे मेरे को बहुत ज़्यादा कफ भी हो जाता है, इसलिए और फिर मैं कभी कभी बीमार भी हो जाती हूँ। तो हमें लगता है कि हमारी आंखें ख़राब हो गई हैं, बट एक्चुअली वो पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखता है अपनी आंखों के सामने। बारिश आती है तो दिल्ली जैसे शहर खुलकर सांस ले पाते हैं, लेकिन इसके बाद धूल और धुएं का कालचक्र एक बार फिर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वायु प्रदूषण आपके शरीर के लगभग हर हिस्से पर हमला बोल रहा है, आपको पल पल जख्मी कर रहा है, लेकिन सरकारें सो रही हैं। अगर प्रदूषण को लेकर सिस्टम, समाज और आम आदमी की नींद नहीं टूटी तो हमारे देश का भविष्य इस जहर की चादर को ओढ़कर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। इन सबके बीच में अच्छी खबर यह है कि इन दिनों दिल्ली की हवा काफी साफ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से अगर देखें तो इसे सैटिस्फैक्ट्री कहा जाएगा 73 के मानदंड के हिसाब से। लेकिन इसके लिए आप बारिश और मॉनसून का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही मौसम बदलेगा वैसे ही घुटती हुई आबोहवा के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों के धूल और धुएं को कम करने के लिए व्यवस्था ने कोई कोशिशें नहीं की है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब आपको ये बताते हैं कि प्रदूषण के बारे में हमारा मीडिया, हमारे नेता कभी बात क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर विषय इतना गंभीर है तो फिर इस पर बात क्यों नहीं होती, ये मुद्दा क्यों नहीं बना। क्योंकि प्रदूषण में कुछ अच्छे गुण हैं जो मीडिया और राजनीति को बड़ा सूट करते हैं। प्रदूषण में कोई वोट बैंक नहीं होता। प्रदूषण धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता। प्रदूषण मंदिर और मस्जिद में भेद नहीं करता, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करता। यानी प्रदूषण कभी किसी को लेकर असहनशील नहीं होता। प्रदूषण सेकुलर है, प्रदूषण धर्म निरपेक्ष है। प्रदूषण वोटों में ध्रुवीकरण नहीं करता। प्रदूषण के नाम पर आप समाज को बांट नहीं सकते। प्रदूषण के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। प्रदूषण की ही तरह मौत भी सबके साथ बराबर का न्याय करती है। मौत को कई बार कहा जाता है बहुत न्यायप्रिय होती है मौत। मौत कभी किसी की जाति या धर्म को देखकर उसके पास नहीं आती। मौत अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करती। और शायद यही वजह है कि प्रदूषण का कोई राजनीतिक फायदा उठा नहीं सकता। और प्रदूषण पर बात करना हमारे नेता इसीलिए जरूरी नहीं समझते। और मीडिया प्रदूषण की खबरों को इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं है। आज प्राइम टाइम में रात 9 बजे हम इस विषय को आपके सामने उठाकर असल में अगर टीआरपी की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। हो सकता है आज जी न्यूज़ की टीआरपी बहुत कम हो जाए, क्योंकि हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी कोई टीआरपी नहीं, इसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या वाकई ये सही है कि अगर आज हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपके अगली नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे कार्यक्रम नहीं देखेंगे? हम ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसी साल IQ एयर नामक एक संस्था द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 7 भारत के हैं और सबसे प्रदूषित दुनिया के 30 शहरों में से 22 शहर भारत के हैं। इस रिसर्च में गुरुग्राम को
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। गुरुग्राम वो जगह है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। भारत में उनके दफ्तर गुरुग्राम में मौजूद हैं। 2018 में गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर सेफ लेवल से 13 गुना ज्यादा था। सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद आता है, चौथे नंबर पर फिर भारत का शहर फरीदाबाद, पांचवें नंबर पर राजस्थान का भिवाड़ी और छठे नंबर पर नोएडा था। दिल्ली इस लिस्ट में 11वें नंबर पर थी। यह रिसर्च हवा में PM 2.5 कणों की मात्रा के आधार पर की गई थी। ये कण इतने बारीक होते हैं कि सांस के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आपके खून में शामिल होकर आपके शरीर के लगभग हर अंग पर हमला कर देते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। इससे लोगों की औसत उम्र भी करीब 2 वर्ष कम हो जाती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से भारत की GDP को 8.5% का नुकसान होता है। ये 15 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का रक्षा बजट इससे 5 गुना कम यानी 3 लाख करोड़ है। हमारे देश में नौकरियां कम हो रही हैं। लोग इसको लेकर बड़े चिंतित हैं। सबको अर्थव्यवस्था की बड़ी चिंता आजकल लगी हुई है और विपक्षी नेता लगातार ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, नौकरियां नहीं आ रही, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है। लेकिन इस बात की फिक्र किसी को नहीं कि प्रदूषण लोगों को नौकरी करने के लायक अब छोड़ेगा नहीं। प्रदूषण से अर्थव्यवस्था को हो रहा इतना बड़ा नुकसान भी किसी को दिखाई नहीं देता और हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में नौकरियां तो आ जाएंगी लेकिन नौकरी करने वाले लोग शायद नहीं बचेंगे, या तो वो जिंदा ही नहीं होंगे और जिंदगी भी अगर जिंदा भी हुए तो ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे कि वो नौकरी के काबिल नहीं बचेंगे। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 नामक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में प्रदूषण से भारत में 12 लाख लोगों की मौत हुई थी। यानी हर महीने प्रदूषण हमारे देश में 1 लाख लोगों की जान ले रहा है। हर रोज इससे 3000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। यानी हर घंटे प्रदूषण 140 लोगों की बलि ले रहा है। और ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग होंगे जो मर रहे होंगे लेकिन उनके बारे में ये पता नहीं चलता कि ये असल में प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से आपको कोई दूसरी बीमारी होती है, आपका कोई दूसरा अंग काम करना बंद कर देता है और मृत्यु हो जाती है। और लोग समझते हैं कि उस बीमारी की वजह से, मान लीजिए आप कैंसर की वजह से किसी की मौत हुई, लेकिन कैंसर हुआ प्रदूषण की वजह से। अब आप सोचिए कि प्रदूषण कैसे एक महामारी बन चुका है। इसे लेकर स्थिति आपातकाल जैसी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बारिश आती है तो प्रदूषण कम हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, बीमार लोगों की सेहत भी कुछ दिनों के लिए सुधरने लगती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद प्रदूषण पूरी ताकत के साथ वापस लौटता है। लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं होता। यूरोपियन यूनियन के देशों में पिछले 20 वर्षों में वायु प्रदूषण से होने वाली 5 लाख मौतों को टाल दिया गया, रोक दिया गया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों ने प्रदूषण को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए और उनका पालन करवाया। 1960 तक अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल था, लेकिन आज प्रदूषण से लड़ने के मामले में कैलिफोर्निया दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका के इस राज्य में जब $1 प्रदूषण से लड़ने पर खर्च किया जाता तो वो $30 के रूप में वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साफ हवा से लोगों की सेहत बेहतर होती है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और लोगों की काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। $1 खर्च करते हैं, $30 वापस आते हैं। जाहिर है अगर नेताओं, सरकारों और प्रशासन के लोगों में इच्छा शक्ति हो तो प्रदूषण के खिलाफ यह युद्ध जीता जा सकता है, यह संभव है। लेकिन हमारे देश में प्रदूषण कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। पार्टियों के घोषणा पत्रों में 1 या 2 पंक्तियां इस विषय पर लिखकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। आप सोचिए कि अगर आज आपके लंग्स को यानी फेफड़ों को हर रोज 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं सोखना पड़ रहा है तो आने वाले कुछ वर्षों में आपका क्या हाल होगा। अब आपको दिल्ली के एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 3 नवंबर 2018 को इंसानी फेफड़ों की एक रेप्लिका लगाई गई थी। जब ये रेप्लिका लगाई गई तब इसका रंग सफेद था, लेकिन 5 दिन बाद ही दिल्ली के प्रदूषण ने इसे पूरी तरह से काला कर दिया। इसलिए हमें लगता है कि अब प्रदूषण से बचाने वाले मास्क अब किसी को दिए जाने वाला सबसे अच्छा गिफ्ट
या तोहफा बन सकते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लीजिए। आपके जो फेफड़े होंगे ये इससे कहीं ज्यादा काले अभी हो चुके होंगे। अगर आप अपने फेफड़ों की तस्वीर आज लेना चाहें तो ये तो फिर भी अभी सफेद से ग्रे हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने फेफड़ों की तस्वीर लेंगे तो वो पूरी तरह काले हो चुके होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि असली लंग्स की क्या हालत होती होगी। फेफड़े ही नहीं, प्रदूषण की मार हमारे शरीर के सभी अंगों को बीमार कर रही है, लेकिन कोई इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। प्रदूषण वाले आपातकाल में लोगों का दम घुट रहा है और हमारी सरकारें बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रही। भारत में आज भी धर्म और जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं, लेकिन कोई सरकार ये नहीं कहती कि हम प्रदूषण कम करेंगे इसलिए हमें वोट दीजिए। लोग भी सरकार से ये पूछते नहीं कि प्रदूषण को कम करने को लेकर आपके पास क्या योजनाएं हैं। शायद ही किसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रदूषण से लड़ाई का एक्शन प्लान आपको नजर आएगा, क्योंकि हमारे देश के नेता जानते हैं कि लोगों से धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन प्रदूषण में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। और गौर करने वाली बात यह है कि प्रदूषण भी आतंकवाद की तरह सभी धर्मों के लोगों की जान ले रहा है, लेकिन प्रदूषण से कोई भी सरकार गंभीरता से लड़ना नहीं चाहती। हमें लगता है ये एक तरह का अदृश्य आतंकवाद है और हमें इससे लड़ना ही होगा। इसलिए अगली बार जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे आप ये जरूर पूछें कि प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण को कम करने को लेकर आपके पास क्या योजना है। हमें लगता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रदूषण जैसे विषयों को मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि देश के लोगों को, आप सबको स्वच्छ हवा में सांस लेने का समान अधिकार मिल पाए, और यही सही मायनों में स्वराज होगा। और अब आपको बताते हैं कि समस्या का हल क्या है, क्योंकि समस्या तो हमने आपको बता दी। अब आपको क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। इस समस्या का हल है प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करना। इसके लिए सबसे पहले वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण को हमें कम करना होगा। सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर रोक लगाना चाहती है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए हमारे देश को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो शायद अभी हमारे पास नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाकर भी इस समस्या को कम किया जा सकता है। चीन जैसे देशों में जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सबसे पहले बंद किया जाता है, और अगर इससे भी काम ना चले तो पूरे के पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। शहरों में निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए सख्त नियम कायदे बनाए जा सकते हैं और ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में निर्माण कार्यों को बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारे यहाँ ये सारी बातें हमारे देश के मंत्रियों को और अफसरों को पता है, वो जानते हैं, लेकिन इनका पालन नहीं होता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स भी प्रदूषण को रोकने में मदद कर रही हैं। भारत वर्ष 2030 तक कार्बन एमिशन में 30 से 35% की कमी लाने का वादा कर चुका है, लेकिन हमें लगता है कि ये सब और जल्दी करना होगा, क्योंकि प्रदूषण लोगों की जान लेने से पहले स्थिति में सुधार का इंतजार नहीं करता। अब हम काम के प्रति देश के माननीय सांसदों के दिमाग में फैले वैचारिक प्रदूषण की बात करेंगे। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि 17वीं लोकसभा में, यानी इस लोकसभा में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा काम हो रहा है। केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में एक के बाद एक नए नए बिल पास करवा रही है। देश की जनता की भलाई के लिए कल ही राज्यसभा में द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास करवाया गया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि देश के सांसद अब आपकी समस्याओं को लेकर ज्यादा गंभीर हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं, और दोनों ही सदनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर कई घंटों तक विचार विमर्श आजकल चल रहा है, जो पहले नहीं होता था। लेकिन कुछ नेता यहां पर ऐसे भी हैं जिन्हें ज्यादा देर तक काम करने की वजह से आजकल बड़ी परेशानी हो रही है। कोई इस बात का रोना रो रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आजकल संसद में बैठना पड़ता है, तो कोई ये कह रहा है कि वो रोज रोज एक्स्ट्रा टाइम वाला टॉर्चर झेल नहीं सकते। कुछ माननीय सांसद ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार द्वारा पास कराए जा रहे बिल किसी साजिश का हिस्सा लग रहे हैं, और इसके लिए वो ये दलील दे रहे हैं कि सरकार कानून बनाने के लिए बिल इतनी स्पीड से पास करवा रही है, ऐसे फटाफट पास करवा रही है जैसे ये पिज्जा की डिलीवरी हो रही हो।
मुलायम सिंह यादव जैसे मंजे हुए नेता एक कदम और आगे निकल गए। आज उन्होंने ये कह दिया कि संसद में ज्यादा देर तक काम करने की वजह से बहुत सारे सांसद शादियां अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर आपको कुछ हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए कि संसद में जिन लोगों को आप चुनकर भेजते हैं, वोट देकर भेजते हैं, उनका पहला कर्तव्य आपके प्रति है। उनका पहला कर्तव्य ये है कि वो संसद में ज्यादा से ज्यादा काम करें, नए नए कानून बनाएं जिनसे आपको फायदा हो सके। लेकिन उनमें से कुछ नेता कामचोर निकल रहे हैं। Now we cannot make it a daily thing. This is an extended part of the session. Still, you expect us. It's not about me being well or not. It's not fair. You continue for few speakers and let the minister give the reply. Tomorrow we are not opposing the bill, but it is every day. This is cannot be a punishment to the House. Yes, every day it cannot be. It cannot be. See, you know, we are not. You see, sir, if I may, if we are to be told that so many bills have to be passed, this is not a factory producing bills or printing machine. Thank you. This is legislature which must be respected. You have made your point. If we allow this to become the norm, that every day, sometimes we are told the other house sits till midnight, then start from breakfast until next morning's breakfast, give time to go for wash. What is happening? If there is a national emergency, sir, आपकी बात there is a national मौका दिया, emergency, आपको दो बार मौका दिया। रोज के लिए कोई एक रूटीन नियम नहीं बन गया कि एक बार चलते रहे। सवेरे आते हैं 10 बजे 9 बजे, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे और 12 बजे तक बैठे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। Sir, Deputy Chairman, sir, take care of the all have spoken. I have given opportunity. Anand ji ने बोला custodian of the house, take care of the health. सर, आप गोपाल जी आपने बोला बीमार हो जाएंगे। चेयरमैन साहब, मैं आनंद शर्मा जी की बात को समझ सकता हूं। पहले की सरकारों ने कभी इतना ज्यादा काम नहीं किया है, हमारे लिए भी कभी मुश्किल है। अब एक सरकार लगातार काम कर रही है तो तकलीफ होनी जाहिर है। इसलिए मैं समझता हूं सेंस ऑफ द साइंस ये ले लिया जाए कि कितने घंटे और करना है। ये लोकसभा सारी विधानसभाओं की आदर्श है और इस लोकसभा के सब विधानसभाओं में काम होता था देश में। आज ये क्या गरिमा है कि लोकसभा के कितने मेंबर हैं, यहाँ शादियां हो रही हैं, जनता के भी जाना पड़ता है, तो यहाँ लगातार अनावश्यक लोकसभा चलाई जा रही है। एकदम। आज आप नियम कानून भूल गए? एकदम। किस बात के लोकसभा की मजाक करवा रहे हो? देख रहे हैं क्या है मामला, क्यों चला रहे हैं? इसके पीछे साजिश है कोई? एकदम साजिश है। सरकार भी साजिश है। नहीं बना अभी पता है। बिल पास आपने हमेशा नियम और कानून की बात कही हमेशा, और मैंने अच्छा समझा, और आप ये करवा रहे हैं यहाँ एकदम। और जनता हम जा नहीं पा रहे, शादी विवाह में नहीं जाना पड़ता क्या? सही बात, ठीक है, शादी विवाह में नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये है, मैं साफ आरोप मेरा है कि ये सरकार की साजिश है, लोकसभा बंद कर, इसके पीछे छिपा हुआ कोई राज है। ठीक है मुलायम सिंह जी। माननीय मुलायम सिंह जी सम्मानित नेता है, वरिष्ठ हैं, लेकिन हाउस ये कह रहे हैं, इन बातों से हम सहमत नहीं है कि अनावश्यक रूप से चलाया जा रहा बिजनेस है। इन्हीं की विपक्ष की डिमांड रहती है कि 100 दिन हाउस चलना चाहिए कम से कम। हम तो विपक्ष की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। कानून भी जनता के हित में, और ये सारे कानून जनता के हित में बनाए जा रहे हैं। We are passing serious. Are we passing serious legislation, or are we delivering pizzas? ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? हम लोग सीरियस लेजिस्लेशन पास कर रहा है ना हम लोग पिज्जा डिलीवरी सर्विस पास कर रहा है? कल एक बिल हम लोग सब एग्री किया, वो बिल पास करेगा। 6:40 में बिल लाया, 7:40 में बिल पास किया। क्या दिखाना चाहता है ये गवर्नमेंट? हाउ हार्ड दे आर वर्किंग, हाउ स्विफ्ट दे आर वर्किंग। यू मे बी वर्किंग सो कॉल्ड स्विफ्ट, there is no depth in your work. I think it is hasty, it is unthought of, and it is undemocratic.
तो आपने देखा विपक्षी नेता कितने परेशान हैं और उनकी बड़ी परेशानी ये है कि अब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उन्हें संसद में बैठना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। आज हमारा सवाल ये है कि अगर इस देश के आम लोग, आप लोग अगर दिन में 10-12 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ये सांसद दिन में 10 से 12 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? अब कुछ आंकड़ों की मदद से इन नेताओं की परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। आंकड़े आपको दिखाते हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच यूपीए 2 जब सरकार थी तो यूपीए 2 के कार्यकाल में लोकसभा का प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 61% था, 61%। यानी उस दौरान लोकसभा में तय समय के मुकाबले सिर्फ 61% काम हुआ। ये 2014 से पहले 50 साल की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, सबसे खराब प्रदर्शन था पिछले 50 साल का। 15वीं लोकसभा में सिर्फ 179 बिल्स ही पास हो पाए। इस दौरान लोकसभा में करीब 1300 घंटे काम हुआ, यानी सालाना औसतन 270 घंटे काम हुआ। जबकि आजादी के बाद पूरे 5 साल तक चलने वाली किसी भी लोकसभा से बिल पास होने का औसत करीब 325 है। आजाद भारत की पहली लोकसभा में 333 बिल पास हुए थे। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि 17वीं लोकसभा में अब तक तय समय से 31% ज्यादा काम हुआ है, अभी इतने से समय में ही। यानी 15वीं लोकसभा के 61% प्रोडक्टिव टाइम के मुकाबले इस बार का आंकड़ा 131% है, जो दुगने से भी ज्यादा है। नई सरकार आने के 2 महीनों के अंदर लोकसभा से 27 बिल पास हो चुके हैं और 240 घंटे से ज्यादा काम हो चुका है। जबकि यूपीए 2 के कार्यकाल में सालाना औसतन 270 घंटे काम हुआ। और एक्स्ट्रा टाइम का बहाना बनाने वाले नेताओं के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जनहित से जुड़े काम करना सांसदों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए उन्हें संसद में कुछ घंटे एक्स्ट्रा ही क्यों ना बैठना पड़े। लेकिन इन सांसदों की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अपने काम के प्रति ये कितने गंभीर हैं। ये बेहद आलसी सोच है जो देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इनकी बातों ने नेताओं की फिटनेस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। नेताओं की फिटनेस और उनके स्वास्थ्य का देश की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा संसद में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य वाकई बहुत खराब है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। बड़े नेताओं के छोटे छोटे फैसलों से करोड़ों लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ता है, देश के भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ता है, देश में होने वाले अरबों रुपए के निवेश पर एक फैसले से असर पड़ता है। इसलिए देश के नेताओं को अपनी फिटनेस का ख्याल बाकी लोगों से भी ज्यादा रखना चाहिए। जीवन में फिट रहना कितना जरूरी है ये आपने भी महसूस किया होगा। अलग अलग जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए आपको फिटनेस टेस्ट के जरिए साबित करना होता है कि आप उस नौकरी के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपका फिटनेस टेस्ट होता है, आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है और अपनी मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता है, ये बताने के लिए कि आप काम करने के लिए स्वस्थ हैं और आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित शिकायत नहीं है। निजी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने यह अनुभव जरूर किया होगा। सेना में शामिल होने के लिए भी फिटनेस को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी नौकरियों में भी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तय है, कहीं 62 साल भी है, यानी सब कुछ फिटनेस के इर्द गिर्द है। मुलायम सिंह यादव 79 वर्ष के हैं, आनंद शर्मा की उम्र 66 साल है, रामगोपाल यादव 73 साल के हैं। ये सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए खुद को फिट रखना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ उम्र की बात नहीं कर रहे, ज्यादा उम्र में भी फिटनेस बरकरार रखी जा सकती है। अगर ये पूरी तरह से फिट रहेंगे तो ज्यादा देर तक जनता की भलाई के लिए काम कर पाएंगे, वो भी मन लगाकर। मिशन फिट इंडिया वाले इस विज्ञापन में बिल्कुल सही कहा गया है कि अपने लिए नहीं उठोगे तो अपनों के लिए कैसे जियोगे। और ये बात सिर्फ देश की आम जनता पर लागू नहीं होती, बल्कि फिटनेस वाला ये मंत्र देश के माननीय नेताओं पर भी लागू होता है, जो सिर्फ इसलिए परेशान है कि 17वीं लोकसभा में उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ रहा है। Opposition from the day of the last 33 days, we have been very constructive opposition, sir, with full cooperation, sir. This is the spirit. But if these things continue to happen, then you make us, and then the minister says, is it a sin to pass a bill? Yes,
It is a sin to pass a bill when it is not scrutinized. It is a sin to pass a bill which has been passed in Lok Sabha and the wrong bill has been brought to Rajya Sabha. बिना पूछे नहीं सदन की समय बढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके के हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत किया कर। ये भी एक संयोग ही है कि इसी महीने की 29 तारीख को केंद्र सरकार देश में फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को संसद में एक्स्ट्रा टाइम देना गवारा नहीं, या ये कहें कि ज्यादा देर तक संसद में बैठने की वजह से वो जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। और इसी के बाद ये बातें सुनने को मिलती हैं कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक बैठना पड़ता है। आप सिर्फ ये क्यों देख रहा है, ऐसे क्यों नहीं देख रहा है कि दे हैव ऑलरेडी मेड ए रिकॉर्ड कितना ऑर्डिनेंस लाना एक सेशन में बगैर कोई स्क्रूटिनी की, बगैर सिलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी भेजा इतना सारा बिल एक ही सेशन में ज़बरदस्ती बुलडोज करके पास करवा रहा है। ये एक्सटेंड कर रहा है अपना मर्जी पे। ये सुबह बोल रहा है कि कल हाउस होगा, अब ऐसा ना हो कि कभी अब सुनने में आएगा कि संडे को भी हाउस होगा। अभी 6 बजे 7 बजे बिल ला रहा है, रात को 10-11 बजे तक चल रहा है। दे डोंट गो बाय द सेंस ऑफ द हाउस, दे गो अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। कोई इनके घर हाथ जोड़ने गया है क्या? कोई अब संसद में आइए, क्यों संसद में जाते हैं? फिर ये लोग घर बैठ जाना चाहिए, क्विट कर जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जिस प्रकार देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें इस प्रकार की आलसी सोच की कोई जगह नहीं हो सकती। नेताओं को आलस छोड़कर और एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि वो जनहित से जुड़े काम भी कर सके और देश के निर्माण में अपना कीमती योगदान भी दे सके। देश के लोग इनके घर हाथ जोड़ने तो गए नहीं। आप चुनाव लड़िए, राजनीति में आइए, सेवा करिए, नेतागिरी करिए, क्योंकि आज तक ये देश को इसी प्रकार के शोषण करते रहे थे। देश के प्रधानमंत्री 16 से 17 घंटे काम करते हैं, जग जाहिर है, दुनिया जानती है। तो क्या आप 10 घंटे भी काम नहीं कर सकते? और एक साल में सिर्फ 3 महीने के लिए लोकसभा को बुलाया जाता है, बाकी 7 महीने क्या करते हैं, 10 महीने क्या करते हैं? आप लोग इनसे कोई सवाल पूछें। जो सैलरी मिलती है नो वर्क नो पे के आधार पर देखा जाए तो क्षेत्र में अगर जनता की सेवा करते हैं, सांसद क्षेत्र से दिल्ली में आ गए, क्षेत्र में है नहीं, 7 बजे के बाद वो क्या करेंगे? उस टाइम का यूटिलाइज हो रहा है, बिल पास हो रहे हैं, जनता के हित में काम हो रहा है। और जो संसद चलनी चाहिए आने वाले टाइम में 1.5 महीने, वो 30 दिन चलेगी, 15 दिन का पैसा बचेगा, वो देश के विकास में लगेगा। तो इन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की रही है, राजाशाही मानसिकता रही है। तो अब देश राजा से मानसिकता से चलने वाला नहीं है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, गरीब की माँ के पेट से पैदा होकर सत्ता में लोगों की सेवा कर सकता है। 17वीं लोकसभा से पहले हमारे देश में ऐसी परंपरा चली आ रही थी, जिसमें हमारे देश के सांसद संसद सत्र के दौरान काम करने की बजाय हंगामा करने में समय बर्बाद कर देते थे, क्योंकि हमारे देश के नेताओं का फोकस समस्या के समाधान से ज्यादा समस्या को लेकर शोर मचाने पर रहता था। जिस तरह से हाउस में काम हो रहा है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा पर एक के बाद एक बिल पारित हो रहे हैं। देर रात तक हाउस चलता है, 12-12 बजे तक हाउस चलता है। विपक्ष के लोगों ने आज सुबह में जो हाउस का है, जिस प्रकार से बिल लाते और बढ़ाने का है, उसके लिए कुछ अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बहुत भारी अपेक्षा है हम पर, उनको भी सहकार देना पड़ेगा। आज तक जो ना हुआ है, न भूतो न भविष्य, 130% बिजनेस हुआ, उससे भी ज़्यादा हुआ है। जो हाउस 11 से 6 बजे तक चलता है, 1 बजे का लंच ब्रेक भी हम ड्रॉप करते हैं और काम करते हैं, और शाम को 10, 11 या 12 बजे तक हाउस चलता है। मैं मानता हूं कि स्वच्छ लोकतंत्र की निशानी है। इस बार जब सही मायनों में तेज रफ्तार से काम हो रहा है, तो उसमें भी कुछ नेताओं को राजनीतिक बयानबाजी करनी है और ज्यादा देर तक रुकने की बात कहकर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग करते हैं, करने दीजिए, ऐसे तो कुछ लोग होते ही है। 100% 100 के 100 थोड़े अच्छे होते हैं। एक आध लोगों का विरोध होना करना स्वाभाविक है, वो कर सकते हैं, उनका राइट है। उनको क्योंकि आदत नहीं है बहुत ज़्यादा काम करने की, और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी सरकार, उसके मंत्री, उसके सांसद, उनको ये आदत है काम करने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनको कहीं कुछ महसूस हो रहा होगा कि इतनी देर तक जो है वो सदन क्यों चल रहा है। उनको अपने जीवन के अपने काम की रुचि ज़्यादा है, शायद गलती से पार्लियामेंट आ गए हैं, उनको मन नहीं लगता है। हमें लगता है कि एक मजबूत देश के निर्माण में ना तो ऐसी अनफिट सोच की कोई जगह है और ना ही ऐसे अनफिट नेताओं की। इसलिए बेहतर होगा कि सारे नेता अभी से
अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दें ताकि वो देश की जनता का कुछ भला कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह बात सिर्फ उम्र की नहीं है। कम उम्र के सांसद भी अनफिट हो सकते हैं और ज्यादा उम्र के नेता भी कई बार बहुत फिट हो सकते हैं। इसी पैमाने पर अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो वो अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। 68 साल के नरेंद्र मोदी पिछले 20 वर्षों से बिना किसी छुट्टी के दिन में 18-18 घंटों तक काम करते हैं। इसके बावजूद उम्र के इस पड़ाव पर भी वो बिल्कुल फिट हैं। अपने कई इंटरव्यूज में वो ये बता चुके हैं कि वो रोजाना योग करते हैं, कैसे अपने आप को फिट रखते हैं और योग की वजह से ही वो इतने फिट रहते हैं। आपने उनके कई वीडियोस भी इस तरह के देखे होंगे। इसलिए हमारे देश के नेता, जिनके ऊपर देश के भविष्य के बारे में बड़े बड़े फैसले करने का उत्तरदायित्व है, उनका फिट रहना बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त रुख अपनाया है। हमेशा की तरह देश का सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर इंसाफ की अंतिम उम्मीद बनकर उभर कर सामने आया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के आदेश पर अब उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 मामलों की सुनवाई दिल्ली की 30 हजारी अदालत में होगी। यानी अब ये सारे मामले शिफ्ट होकर दिल्ली आ जाएंगे। अभी तक ये सारे केस लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे थे। कोर्ट ने कहा कि रोज सुनवाई करने के बाद ये पूरा ट्रायल 45 दिनों में खत्म किया जाए। यानी 45 दिनों के अंदर सब कुछ, पूरा ट्रायल समाप्त होना चाहिए। 2 वर्ष पहले जून 2017 को उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। सीबीआई ने इस नए मामले में भी उन्हें बुक किया है। इस केस में पीड़ित परिवार 28 जुलाई को जब उन्नाव से रायबरेली जा रहा था तो एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। इस हादसे में परिवार की 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीड़ित लड़की और उनके वकील लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। उनकी हालत अभी बेहद गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लड़की का परिवार अगर चाहे तो लड़की को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया जा सकता है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं थी बल्कि हत्या की साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस सड़क दुर्घटना की जांच 7 दिन में पूरी करके 2 हफ्तों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा है कि वो पीड़ित लड़की को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। पीड़ित पक्ष के वकील ने आज अदालत से कहा कि लड़की के चाचा रायबरेली जेल में बंद हैं, जहां उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। पिछले 2 वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही ये पीड़ित लड़की अब वेंटिलेटर पर है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। इन 2 वर्षों में उसने इस लड़ाई में बहुत कुछ खो दिया है। उसने 12 जुलाई को चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि आरोपी विधायक के करीबी उसे धमकी दे रहे हैं और उसकी जान को खतरा है, लेकिन यह चिट्ठी चीफ जस्टिस तक पहुंची ही नहीं। और कल हमने आपको बताया भी था कि हमारे देश में जब बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज चिट्ठी लिखते हैं तो वो मिनटों में कहीं भी पहुंच जाती है, लेकिन जब एक पीड़ित लड़की चिट्ठी लिखती है तो उसकी चिट्ठी कहीं खो जाती है। आज इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने अदालत को बताया कि हर महीने उन्हें करीब 5000 चिट्ठियां मिलती हैं और पिछले महीने अदालत को 6900 चिट्ठियां मिली थी। इन सभी चिट्ठियों की गाइडलाइंस के मुताबिक स्क्रीनिंग की गई। क्योंकि मीडिया में रेप विक्टिम का यानी इस लड़की का नाम नहीं आया, इसलिए रजिस्ट्री स्टाफ को लड़की का नाम नहीं पता था, लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चला चिट्ठी को तलाश लिया गया। अब कोर्ट ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि चिट्ठी के गुम होने के पीछे क्या किसी की कोई लापरवाही थी। ये जांच 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में की जाएगी कि इस लड़की ने जब चिट्ठी लिखी तो वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिली क्यों नहीं। और आपने जवाब तो सुन ही लिया। जवाब यही है, हर महीने हजारों चिट्ठियां आती हैं, ये चिट्ठी कहीं दब गई होगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराध हमारे समाज के दिलो दिमाग पर काफी असर डालते हैं। खासकर लड़कियां ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि
ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल्स पर होती है, अखबारों में होती है, और बहुत बार आपको लगता होगा कि ये खबर है, लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये जब खबरें छपती हैं और इन्हें पढ़ा जाता है, ये खास तौर पर हमारे देश के युवाओं पर, बच्चों पर, उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ देती है। यही फिक्र उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी देखने को मिली, जहां एक स्कूल में पुलिस छात्राओं को जागरूक करने के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस छात्राओं को यह बता रही थी कि छेड़खानी होने पर वो टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। लेकिन इसी बीच एक छात्रा ने पुलिस अधिकारी से एक सवाल किया, जिसका जवाब वहां मौजूद अधिकारियों के पास नहीं था। आप सुनिए उस लड़की ने क्या कहा। अगर आप सोचते हैं कि हमारे देश का जो युवा है, खास तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं, वो न्यूज़ चैनल नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, उन्हें खबरों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप गलत हैं। आपने स्कूली छात्रा को देखा, उन्नाव रेप केस के बारे में इसे सब कुछ पता था। आरोपी कौन है ये लड़की जानती थी, और इस केस का उस पर क्या असर पड़ा आपने ये भी देख लिया।